नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। बता दें आपको कि सिसोदिया ने पेश होने के लिए सीबीआई से वक्त मांगा था और वक्त जो मांगा था उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि अभी वो बजट की तैयारियों में बिजी है, बजट की तैयारियों में लगे हुए हैं। फरवरी के अंत तक पूछताछ के लिए अनुरोध मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद भी जताई। मनीष सिसोदिया ने उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सीबीआई जो है वो मेरे अनुरोध को मानेगी। तो आज सीबीआई के सामने पेश होना था मनीष सिसोदिया को। कल जिस तरीके से खुद इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया ने साझा की थी कि उन्हें सीबीआई ने फिर से बुलाया है। हालांकि कई आरोप लगाते हुए भी वो नजर आए थे कि लगातार मेरे पीछे जो है सीबीआई ईडी की ताकतों को लगा दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि जो वक्त मांगा गया था सीबीआई से मनीष सिसोदिया की तरफ से, उसमें अहम अपडेट यह है कि 1 हफ्ते का वक्त सीबीआई ने दे दिया है मनीष सिसोदिया को। क्योंकि आपको बता दें कि आज 19 तारीख है और फरवरी के आखिर में अनुरोध मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया था। लिहाजा 1 हफ्ते का वक्त सीबीआई के सामने पेश होने के लिए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दे दिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की, उन्होंने सिसोदिया ने कहा कि मैं जांच में हमेशा सहयोग करूंगा लेकिन मुझे वक्त चाहिए। तो ताजा अपडेट के कि अब वक्त जो है वो दे दिया गया है, यानी जो आज पेश होना था मनीष सिसोदिया को वो अब 1 हफ्ते बाद सीबीआई के सामने पेश होंगे। और आपको बता दें कि आज कितनी बड़ी खबर है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, और ऐसे में मनीष सिसोदिया सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आए। न्यूज इंडिया से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि आज जिस तरीके से उन्हें शामिल होना था, क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे सहयोगी नमित त्यागी उनके साथ मौजूद हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। तो सबसे पहले न्यूज इंडिया पर मनीष सिसोदिया को आप सुनिए। मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन मनीष जी ने आज जाने से मना कर दिया। खुद हमारे साथ हैं। मनीष जी, कल आपने कहा था कि मैं सहयोग करूंगा, पूछताछ के लिए भी जाऊंगा, आखिर आज मना क्यों? मैंने मना नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा है सीबीआई को कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं बजट तैयार कर रहा हूँ, उसको फाइनल टच दे रहा हूँ। तो ये फेब एंड तक पूरा हो जाएगा। फेब एंड के बाद आप जब भी बुलाएंगे मैं जाने को तैयार हूँ। मैं तो जाने से मना नहीं कर रहा, मैंने कभी भी मना नहीं किया, मैं हमेशा सहयोग करता रहा हूँ। इससे पहले भी जब सीबीआई ने बुलाया आप गए, बैंक लॉकर की भी जांच हुई, आपको क्या लग रहा था आज? क्योंकि आप कुछ ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के बहाने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि उसको बदला लेना है। वो एमसीडी में हारी, उसको बदला लेना है। वो सुप्रीम कोर्ट में फ्राइडे की शाम को हारी, उसको बदला लेना है। तो अब वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हारे फ्राइडे की शाम को, सैटरडे सुबह उन्होंने मुझे नोटिस दिलवा दिया संडे की सुबह बुलाने का। तो कहीं ना कहीं उनकी साजिश इसी की है कि वो मुझे गिरफ्तार कराएं। एक ऐसे समय में जब मैं बजट को फाइनल टच दे रहा हूँ, वैसे में अगर वो मुझे गिरफ्तार कराते हैं तो इसका नुकसान दिल्ली वालों को बहुत होगा। इसका नुकसान दिल्ली के काम ठप होने पे होगा। इससे दिल्ली सरकार और दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सीबीआई को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो भी कर रहे हैं आप फेब एंड तक रुक जाइए। फेब एंड तक मैं फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपना बजट फाइनल कर दूंगा। उसके बाद में आपको जो बुलाना है मैं आऊँगा। अभी तक जितनी भी जांच हुई है, चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की, कोई सबूत साक्ष्य उनको नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी बड़ी जीत हुई। आपको लगता है कि इसी का बदला लिया? इसीलिए बीजेपी तो रिवेंज की पार्टी है ना। बीजेपी काम करने वाली पार्टी नहीं है, बीजेपी रिवेंज लेने वाली पार्टी है, बदला ले रही है वो। अब बदला लेने के लिए वो जो घटिया काम करेंगे, उनके पास पावर है, वो सत्ता में, उनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन कम से कम दिल्ली के लोगों के काम रोकने की कीमत पे ना करें। हमारा सीबीआई से इतने रिक्वेस्ट था। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो शराब नीति यहाँ थी उसी से पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ाया गया है। दिल्ली की शराब नीति में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। तो मनीष सिसोदिया को आप दरअसल सुन रहे थे एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर। मनोज सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिसमें आपको बता दें कि न्यूज इंडिया के साथ उन्होंने बातचीत में कहा कि मैंने मना नहीं किया, मैंने बस आगे का वक्त जो है वो मांगा है। खास बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच अहम खबर ये कि सीबीआई ने सिसोदिया को 1 हफ्ते का समय जो है वो दे दिया है। तो न्यूज इंडिया पर मनीष सिसोदिया को सुपर एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे, क्योंकि आज के बाद सबसे पहले न्यूज इंडिया के कैमरे पर मनीष सिसोदिया नजर आए। उनसे हमने पूछने की कोशिश की, न्यूज इंडिया ने पूछने की कोशिश की कि कल जब आपने कह दिया था कि आप हर जांच के लिए तैयार हैं, आप पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, फिर एक रात में ऐसा क्या हो गया? और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले उद्धव फैसले की। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उद्धव और फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ठाकरे। शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक है, ये कहना है उद्धव गुट का। तो शिंदे गुट संगठन की ओर से कमजोर था, ये कहना है उद्धव गुट का। और चुनाव आयोग ने पार्टी संविधान को जानबूझकर अलोकतांत्रिक बताया।
चुनाव आयोग के आदेश में असंगत है उद्धव का गुट का अब ये कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में फिलहाल आपको बता दें कि उद्धव गुट जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि हालांकि कल तक हमने सुना कि संजय राउत ये कहते नजर आ रहे थे कि क्या कहते हैं कोई बात नहीं, हम जो भी फैसला आया है उसको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब हम नई पार्टी लेकर के अब हम नए निशान के साथ जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में उद्धव गुट जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे। ये अहम खबर, बड़ी खबर। शिवसेना के संविधान में संशोधन जो है वो अलोकतांत्रिक है, ये कहना है उद्धव का, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया, लेकिन अब उद्धव गुट ये कहता नजर आ रहा है कि शिंदे गुट जो है वो संगठन की तरफ से कमजोर था। तो इस चुनाव आयोग ने पार्टी संविधान को जानबूझकर अलोकतांत्रिक बताया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि शिवसेना सिंबल पर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने तो बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि चुनाव चिन्ह और नाम के लिए सौदा हुआ है। 2000 करोड़ में शिवसेना का सिंबल की जो डील है वो की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द कई बड़े खुलासे होंगे, ये भी कहना है संजय राउत का। तो अहम खबर, बड़ी खबर, साथ ही साथ संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द ही और भी बड़े खुलासे जो है वो करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें कि जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, उसको लेकर जिस तरीके से कोर्ट का फैसला ये आता है कि सिंबल और चुनाव चिन्ह जो है और जो पार्टी का नाम है, सुनिए आप जरा क्या कहा। ट्वीट कर देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं। वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी शुभम जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बहुत बड़ा आरोप संजय राउत की तरफ से लग रहा है कि पार्टी सिंबल और शिवसेना के नाम के लिए जो है वो 2000 करोड़ की डील हुई है। ये उनका महज अंदाजा है या फिर इसके पुख्ता सबूत उनके पास है? क्या जानकारी शुभम? बिल्कुल, देखिए नीता जी, जिस तरह से अगर बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त महाराष्ट्र दौरे पर। कल शाम उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब तो चुनाव आयोग ने भी मान लिया है कि असली शिवसेना कौन है, यानी शिंदे गुट के जो लोग हैं वही असली शिवसेना है। उसके बाद से आज सुबह ही संजय राउत जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो उन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि शिवसेना नाम और धनुष बाण के लिए अब तक पिछले 6 महीनों में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए शिंदे गुट की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिंदे गुट का ये मानना है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो हमारी विधायकों की संख्या को देखते हुए, बीजेपी का भी यही कहना है कि कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ। लेकिन शिवसेना, उद्धव गुट की बात करें, खासकर संजय राउत की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, इस गुट का कहना है कि अब तक 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले से उद्धव ठाकरे नाराज थे, क्योंकि जिस तरीके से जब उनके साथ शिवसेना नाम चले गया है, धनुष बाण चले गया, तो ऐसे में सरासर आरोप लगाया जा रहा है कि शायद चुनाव आयोग भी
केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से उद्धव लेकिन वो ठाकरे कल आरोप नहीं लगा रहे यहाँ पर शुभम, वो जो है वो आरोप नहीं लगा रहे, वो तो बल्कि सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो 100% सही है और वो 100% सच इसे बता रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा आरोप तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि 100% सच है, उसे वो साबित क्यों नहीं कर रहे, सामने क्यों नहीं वो तमाम तथ्य लेकर आ रहे, ताकि जनता को भी विश्वास हो और साथ ही साथ जो लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं उनकी भी बोलती बंद हो। बिल्कुल, देखिए नेता है, नेताओं की बयानबाजी हमेशा देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। पिछले कुछ दिनों से बात करें, 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त गर्म है और जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें पूरी तरह से अब कमजोर पड़ चुके हैं। ऐसे में संजय राउत मीडिया के माध्यम से ये आरोप लगा रहे हैं कि पैसों का लेन देन हुआ है, वो भी 100-200 नहीं बल्कि 2000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो ऐसे में अब संजय राउत को अगर जनता के सामने अपनी बात को रखना होगा या कोई प्रूफ अपनी सच्चाई साबित करनी होगी कि हाँ भाई कुछ ऐसा हुआ है, तो वो दस्तावेजों के सामने कुछ प्रूफ करना होगा। ऐसे सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में संजय राउत हर सुबह देखते हैं कि मीडिया के सामने संबोधित करते हैं और जो दिन भर के घटनाक्रम पिछले 24 घंटों में हुआ रहता है उस पर अपना बयान देते हैं। वो यहाँ पर उन्होंने देखिए कुछ और अन्य मुद्दे पर भी जिक्र किया। तो ऐसे में अब संजय राउत को और शिवसेना खासकर उद्धव गुट को ये प्रूफ करना होगा कि भाई पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ तो किसके साथ हुआ, किस विधायक के साथ, किस मंत्री के साथ, कहाँ पैसा गया, कैसे गया। इन सारी चीजों को जब प्रूफ जाएंगे तभी इस बात का कोई तथ्य और आधार निकल पाएगा। तभी वही शुभम, उद्धव गुट की तरफ से खबर और ये निकल कर आ रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी में उद्धव गुट, इसको लेकर के अपडेट। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट हो चुका है। जब जिससे कि अगर बात करें कि शुक्रवार की रात को जब ये शाम को चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि अब धनुष बाण और शिवसेना नाम संजय गुट को दिया जाएगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कर दिया था कि शनिवार और रविवार कोर्ट बंद रहता है, इसलिए सोमवार को चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जो है याचिका दायर की जाएगी। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक और बात बताते हैं कि कल शाम में ही, शनिवार की शाम में ही शिंदे गुट की तरफ से याचिका ऑलरेडी दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी बातों को भी सुना जाए, सिर्फ एक पक्ष की बात न सुना जाए, शिंदे गुट की जो बातें हैं उन्हें भी सुना जाए। यानी कल का दिन अब उद्धव गुट जो है एक नई याचिका डालेगी कि भाई आपने 24 घंटे के अंदर कैसे फैसला ले लिया, एक पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम आपने कैसे ले दिया। हालांकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, अगर चुनाव आयोग ने धनुष बाण उन्हें नहीं दिया, उसके बावजूद भी जो मशाल चुनाव आयोग ने उन्हें दिया है उसको लेकर ही मैदान में उतरेंगे और चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। कल जिस तरह के उद्धव ठाकरे ने हुंकार भरी, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ही उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे होने का जो नाता है जो ठाकरे सरने में, उसका फायदा लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की याचिका दायर करेगी। लेकिन अब ये तो कोर्ट का फैसला है कि किस तरह से इसको हैंडल करता है कोर्ट, किस तरह से दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, उसके बाद क्या फैसला आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए शुभम, आप इस पूरे प्रकरण पर नजर जो है बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और अहम खबर आ रही है, अब तक पहुंचा दें आपको। बता दें कि दूसरी पारी में 113 रन पर ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो सिमट गई है। खेल जगत से जुड़ी है अहम खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि दूसरी पारी में महज 113 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो सिमट गई है। ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को बता दें आपको, टीम इंडिया को 115 रन का लक्ष्य जो है वो मिला है टीम इंडिया को। तो बड़ी खबर, जडेजा ने 7 विकेट लिए हैं और अश्विन ने 3 विकेट चटकाए हैं। थोड़ी देर में बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी जो है समाप्त हो चुकी है और अब भारत को 115 रन का लक्ष्य जो है वो मिला है और थोड़ी देर में बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया उतरेगी। तो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 113 रन जो है वो बना है, 113 रन पर सिमटी है। तो टीम इंडिया को जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य जो है वो मिला है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत कराइए, सीधा न्यूज रूम का हम रुख कर लेते हैं जहां से हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, जो ये स्कोर अब खड़ा किया है ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के लिए, मुझे लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा है और बहुत कम समय में टीम इंडिया से शायद पार कर लेगी, क्योंकि महज 115 रन का लक्ष्य है। निदा, अगर कल के खेल की बात करें, जो सेकंड डे ऑफ प्ले था उसमें जब भारत की इनिंग चरमराई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, अश्विन ने अच्छी बल्लेबाजी की और टोटल के क्लोज ले गए। 263 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में और 262 रन भारत ने बनाए। 1 रन की लीड मिली थी, लेकिन आज सुबह तो बिल्कुल माहौल ही चेंज कर दिया भारतीय स्पिनर्स ने। अश्विन और जडेजा ने ऐसा कहर बरपाया, ऐसा स्पिन उन्होंने कराया अपनी बॉल को कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 113 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो थी वो सिमट गई। 1 रन की उनके पास लीड थी, यानी 114 रन, और भारत को जीत के लिए बनाने सिर्फ 115 रन। अभी इनिंग ब्रेक हो गया निदा और इसके बाद भारत बैटिंग करने आएगा।
लक्ष्य भारत के सामने ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 115 रनों का लक्ष्य है भारत के सामने। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पहली इनिंग में जहां पे आपका बैटिंग ऑर्डर क्रैम्प हो गया था, उसके बाद आपने कम बैक किया, इंच क्लोजर आए आप ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के, एंड देन इन द सेकंड इनिंग जहां पे आपने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल कह सकते हैं कि नेस्त नाबूद कर दिया, 113 रनों पर संबोध दिया। तो इंडिया की बॉलिंग में तो अपना कमाल आज दिखा दिया है रवीश, लेकिन अब जो दारोमदार टिका हुआ है वो है बल्लेबाजों पर। तो उम्मीद करें कि बल्लेबाज भी उतने ही फॉर्म में नजर आएंगे जैसे हमारे बॉलर्स दिखे। नहीं तो क्या होता है कि जब आपके सामने लक्ष्य बड़ा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऐसा टोटल है जिसको आप अचीव कर सकते हैं। अगर यही टोटल इस पिच के ऊपर 200 से ज्यादा होता या 250 250 के करीब होता तो शायद टीम इंडिया प्रेशर में होती। बट जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 115 रन का लक्ष्य भारत के सामने, भारतीय बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टोटल को अचीव करने के लिए। भारत में एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई टाइम से टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 115 रनों का लक्ष्य मुझे नहीं लगता कि भारत के लिए कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर मैं कहूं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अपने स्पिनर से ही शुरुआत करेगा गेंदबाजी की, ताकि जिस तरीके का स्पिन भारत के गेंदबाजों को मिला, रवि जडेजा को मिला, रविचंद्रन अश्विन को मिला, वैसा ही कुछ जो स्पिन है वो टॉड मर्फी को मिले, नेथन लायन को मिले। कोशिश ऑस्ट्रेलिया की भी यही रहेगी कि दोनों एंड से वो भी स्पिनर से शुरुआत करेगा। बट अभी मैं निदा ये साफ तौर पे कह सकता हूं कि इंडिया की मुट्ठी में मैच है और भारत को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरीके से हमने कल देखा कि कल अच्छी बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो आज जब वो मैदान में उतरी तो क्या इसे ओवर कॉन्फिडेंस समझे या फिर उन्हें यकीन हो गया था कि कल से हम फॉर्म में हैं, आज भी लिहाजा इतना स्कोर तो हमारा बन ही जाएगा? उन्होंने हल्के में लेने की कोशिश की जो इतने कम रन पे सिमट के रह गए। फर्स्ट इनिंग में भी ऐसी देखा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप जहां पे बन रही थी, जब उस्मान ख्वाजा और लैबुशेन बल्लेबाजी कर रहे थे, एक विकेट गिरा और उसके बाद रैटल्ड हो गई ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप। यहां पर भी ऐसी देखने को मिला कि जब ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो चढ़कर बल्लेबाजी करेगा। कल तक तो फिलहाल यही नजर आ रहा था। जब सेकंड हाफ में वो खेलने आए थे उस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच डिफरेंट है इंडियन बॉलिंग की तरफ, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा टोटल भारत को देने वाले, एक बड़ा लक्ष्य भारत के सामने रखने वाले। लेकिन आज सुबह जिस तरीके की गेंदबाजी रवि जडेजा ने कराई, जिस तरीके की गेंदबाजी रविचंद्रन अश्विन ने कराई, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की रणनीति, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ियों को जो हमने देखा वो स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की, और जब पिच में थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्लो बॉल आता है तो वो टाइमिंग उनकी मैच नहीं कर पाई, और हमने देखा कि कई खिलाड़ियों ने अपने जो विकेट थे वो स्वीप करते हुए गंवाए। अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट को भी समझना पड़ेगा, सपोर्ट स्टाफ को भी समझना पड़ेगा कि इस टाइप की कंडीशन में क्या सेकंड इनिंग में स्वीप शॉट कारगर है या नहीं है, क्योंकि सारे खिलाड़ी ऐसा लग रहा था ड्रेसिंग रूम से ये सेट होकर आए थे, माइंडसेट उनका सेट था कि हमें जाते ही स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप शॉट लगाना है। फर्स्ट इनिंग में तो जरूर उस्मान ख्वाजा कामयाब हो गए, लेकिन यहां ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने स्वीप शॉट के चक्कर में ही अपने विकेट गंवा दिए। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते, टीम इंडिया जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया जो है वो उतर चुकी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है, रोहित शर्मा और केएल राहुल जो है वो ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं रवीश। जी हाँ, देखिए ये टेस्ट मैच अगर मैं देखूं तो केएल राहुल के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तमाम सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं कि उनको इतने चांसेस मिल रहे थे, मौके दिए जा रहे हैं, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। नागपुर में भी कुछ नहीं कर पाए, दिल्ली टेस्ट मैच की भी फर्स्ट इनिंग में केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं निकले, और अभी भी हम देखें कि लक्ष्य ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा स्कोप नहीं है केएल राहुल के पास। लेकिन हाँ, उनके ऊपर जरूर प्रेशर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं, उनको भी मौका देना है। इनफॉर्म शुभमन गिल आपके पास मौजूद है, तैयार खिलाड़ी है जिनको मौका दिया जा सकता है, तो सवाल जरूर रहे हैं। केएल राहुल को आज 50 तो कम से कम स्कोर करनी पड़ेगी अगर उनको अपना प्लेस जो है वो रखना है इस टीम इंडिया में, इसकी प्लेइंग 11 में। अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा केएल राहुल के लिए कि आगे कैसे वो थर्ड प्लेस में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। यस, ही इज द वाइस कैप्टन, बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मैटर्स, और वो जरूर यहाँ पे परफॉर्मेंस आनी चाहिए केएल राहुल के बल्ले से। चलिए, तो देखना होगा कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं, जो धुरंधर हैं, वो पिच पर तो आ चुके हैं, कितना कमाल कर पाते हैं, क्या ये स्कोर बहुत जल्दी कर पाएंगे या फिर वक्त लगेगा, या फिर कैसे ये मुमकिन हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रवीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मैच पर नजर रवीश की हमेशा बनी रहती है, स्पोर्ट्स से कोई भी बड़ी खबर होती है सबसे पहले अपने दर्शकों को बचाने की कोशिश रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा के घाटों पर महाशिवरात्रि पर्व पर शिव ज्योति अर्पणम के तहत करीब 19 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। वहीं पूरे शहर में 21 लाख दीपक जलाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ 11 दीपक जलाकर शिव ज्योति महोत्सव की शुरुआत की, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है।
और बात करेंगे आगरा की। आगरा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान आगरा किले में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि समारोह में शिवाजी महाराज की तरफ से औरंगजेब के सामने किए गए अस्मिता और स्वाभिमान का प्रदर्शन होगा और आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में भी बड़ी स्क्रीन लगाकर समारोह देखने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि समारोह में 70 कलाकार महाराष्ट्रीय लोक नृत्य, गीत गायन, नाट्य और राष्ट्रगीत की प्रस्तुति देंगे। दरअसल पूरा कार्यक्रम आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में फिर से राहगीरी डे की वापसी हो गई है और आज से दिल्ली के कनॉट प्लेस को कार फ्री जोन में बदल दिया गया। एनडीएमसी ने G20 थीम के तहत सीपी में राहगीरी दिवस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस दौरान दिल्लीवासी योगा क्लासेस, जुम्बा, खेल, संगीत, नृत्य सहित कई एक्टिविटी का आनंद ले सकेंगे। लंबे समय के अंतराल के बाद दिल्ली में राहगीरी की फिर से शुरुआत की जा रही है। इस रविवार की थीम सड़क सुरक्षा, चलने की क्षमता और महिला सुरक्षा पर ध्यान देना है। राहगीरी दिवस एक अवधारणा है जो 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।